बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। बारिश के बाद मतलब तकरीबन साफ हो चुका था। आसमान पर कहीं कहीं बादल ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे किसी का चेहरा खुशी से खिला हुआ हो। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बस्ती के चौराहे पर आते जाते लोगों की चहल पहल बढ़ गई थी। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मोहसिन और लतीफ अपने दफ्तर के सामने कुर्सियां बिछाए गपशप में मसरूफ थे। आसपास से इनके दो चार दोस्त और जानने वाले दुकानदार भी इनकी महफिल में शामिल हो गए। मोहसिन चूंकि गुफ्तगू का हुनर जानता था, सभी इसकी बातें सुनने और इसकी हाँ में हाँ मिलाने में मगन थे। इसी दौरान इनके करीब ही एक शख्स आकर खड़ा हो गया। देखने में किसी शहर का बासी लग रहा था। वो 3 पीस सूट में मलबूस स्टाइलिश सी ऐनक लगाए हाथ में ब्रीफ केस लिए खड़ा बज़ाहिर किसी का मुंतज़िर था। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद जुनूब की सिमत आहिस्ता आहिस्ता चला गया। 10-15 मिनट के बाद फिर पहली वाली जगह पर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। अब अपना मोबाइल फोन निकाल कर कान के साथ लगा लिया। फिर कुछ सोचने के अंदाज में फोन वाला हाथ अपनी पेशानी पर रख लिया। इसकी हरकत और सकनात देखकर लतीफ की तो तवज्जो बेसाख्ता इसकी तरफ चली गई। वो इसे गैर महसूस अंदाज में देखते हुए महफिल में भी शामिल रहा। वो आदमी काफी वक्त वहां खड़ा रहने के बाद इनकी तरफ बढ़ा और सलाम के बाद बैठने की इजाजत चाही। लतीफ ने कुर्सी आगे बढ़ाते हुए इसे बैठने का इशारा किया। वो शुक्रिया अदा करके बैठ गया। बैठते ही बोला, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर के सफर से इंतहाई थकावट हो चुकी थी। मजबूरन आपको डिस्टर्ब किया, इसकी माजरत चाहता हूँ। मोहसिन इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, हम तो बस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए बैठे हैं। गपशप शुरू हुई तो महफिल जम गई। आप बैठे हैं, आपके लिए चाय मंगवाते हैं। चाय पीकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएं। अजनबी के लिए चाय का कहने के बाद मोहसिन ने वहीं से बात शुरू की जहां से गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हुआ था। हमारे बादशाह सरकार की क्या ही बात है। मेरे जहन में तो ये दफ्तर खोलते वक्त हजार खदशात थे। हालात देखकर सब खौफजदा था। बादशाह सरकार का साया हमारे सरों पर कायम रहे। लतीफ का मशवरा काम आ गया। मैं और लतीफ सारे काम धंधे छोड़कर बादशाह सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए। मैं बादशाह सरकार के कदमों में गिर गया। कदम बोसी करके अर्ज हुआ कि आप ही तो हमारे लचपाल मुर्शद हैं। मैं खैर की भीख मिले बगैर आपके दर से कहीं नहीं जाऊंगा। बादशाह सरकार ने कमाल मोहब्बत और शफकत से मेरे सर पर अपना दस्त मुबारक रखा और वजदानी कैफियत में फरमाने लगे, पुत्र, फकीरों के डेरे पर जो कोई दिल की मुराद लेकर आया कभी खाली दामन नहीं लौटा। जा तू भी इश्क करेगा ऐश। तेरे लिए तेरे बादशाह सरकार की तरफ से खास दुआ है। इन्हीं की दुआएं हैं कि सब ठीक चल रहा है। अजनबी मेहमान भी मोहसिन की गुफ्तगू पूरी महविश से सुन रहा था। महफिल के दूसरे शिरका से बढ़कर वाह वाह कर रहा था। इतने में चाय आ गई तो इसने प्याली हाथ में पकड़ते कहा, वाह, अल्लाह की शान देखिए, मुझे किस लजपाल बादशाह सरकार के लंगर पर ले आया है। मैं भी कहूँ कि इतनी देर से गाड़ी क्यों नहीं मिल रही। मेरे मुकद्दर का सितारा जो आज चमकता था। सुबह घर से निकला तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि बादशाह सरकार की जियारत के लिए जाऊं, मगर दुनिया के झंझट ही हमेशा आड़े आ जाते हैं। सोचा था कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके 8-10 दिन की रुखसत लेकर बादशाह सरकार की कदम बोसी के लिए हाजिर होऊंगा और दोबारा काम पर जाने तक वहीं कयाम करूंगा। इसकी बात सुनकर मोहसिन पुरजोश अंदाज में बोला, प्यारे भाई, ये तो हमारी खुशबख्ती है कि हमारे मुर्शिद का इरादामंद हमारा मेहमान बना है। आप ऐसे भी जा सकते थे। देखे कि कैसे आप खुद हमारे पास चल कर आ गए। क्या ही अच्छा हो कि आप 1-2 दिन में हमें मेजबानी का मौका दें। लतीफ समेत सब शुरका महफिल बेक जुबान पुकारे, वाह, क्या ही खूबसूरत बात की है मोहसिन भाई। अजनबी मेहमान ने बज़ाहिर हिचकिचाते हुए ये कहकर इनकी दावत कबूल कर ली कि इसे अगले दिन हर सूरत अपने दफ्तर पहुंचना है, इसलिए एक रात इनके पास रुक सकता है। सब ने इसकी मजबूरी को देखते हुए खुशी से इसकी बात मान ली। चाय पीने के बाद अजनबी मेहमान ने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और सबको दिखाने के अंदाज में मोहसिन को दिया। मोहसिन ने कार्ड के मनजात पढ़े और मुस्कुरा कर कहा, वाह, क्या जबरदस्त नाम है, मोतबर। मोतबर भाई, आप तो बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं। आपको देखकर लग रहा था कि किसी अहम इदारे के नुमाइंदे होंगे। मोतबर ने कदरे आजिज़ी से कहा, मोहसिन भाई, ये सब बादशाह सरकार की निगाह इल्तफात का नतीजा है, वरना मुझ जैसी नाचीज इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाता। आपने अपनी बात जारी रखते हुए तफसीलात बताई। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद
छोटी मोटी मुलाजमतें की, कुछ तजर्बा हासिल किया तो कदरे बेहतर मौके मिलने लगे। इसी दौरान मुल्क में मोबाइल कंपनियों की सर्विसेज का दौर शुरू हुआ तो एक जानने वाले के तवस्सुत से एक कंपनी में मार्केटिंग की, अच्छी मुलाजमत मिल गई। इस बंदे के हवाले से बादशाह सरकार की खिदमत में पहली बार हाजिरी भी नसीब हुई। बस वहीं से मेरे नसीब के दरवाजे मुझ पर खुलते चले गए। 1 साल पहले एक नई कंपनी ने शहरों के अंदर अपनी सर्विसेज का आगाज किया तो तजर्बे की वजह से मुझे अपने हेड ऑफिस में प्रोजेक्ट इंचार्ज की जॉब ऑफर की। तनख्वाह पहली जॉब से करीबन दुगनी थी, इसलिए मैंने ये ऑफर कबूल करने में जरा देर ना की। अब कंपनी अपनी सर्विसेज मुल्क भर में फैला रही है, इसलिए मजीद इलाकों में सर्वे कराकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना और नई जगहों पर मोबाइल टावर्स की मंजूरी देने की सिफारिशात मुरतब करना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे तो ऑफिस की गाड़ी इस मकसद के लिए मुझे दी गई है। आज ड्राइवर की तबीयत कुछ नासाज थी, इसे मैंने दिन के वक्त वापस भेज दिया और वापसी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करना बेहतर समझा। मेरा ख्याल था कि आराम से गाड़ी मिलने पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा, मगर आप ऐसे मोहब्बत करने वाले भाइयों से मिलना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए इतने इंतजार के बाद भी गाड़ी ना मिल सकी। लतीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मोतबर भाई, हमारी मुलाकात मुकद्दर में थी, तभी ये सारा मामला हुआ। इस पर मोतबर ने इसकी तायद करते हुए कहा, जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। मुझे आप भाइयों से मिलकर रूहानी मुसरत हुई। अब खुशकिस्मती से मुलाकात हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि आप भाइयों के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूँ। आपके इलाके में भी अपनी कंपनी की सर्विसेज शुरू करते हैं, इसके लिए आपके पास अपनी जमीन तो होगी, इनमें टावर्स लगवा देता हूँ। आप इसे अपने भाई की तरफ से एक अदना सा हदिया समझकर कबूल कर लें। आज इतना काम मुमकिन है कर लेते हैं ताकि 1-2 माह में जरूरी पेपर वर्क मुकम्मल करके टावर लगवा दिया जाए। आप जानते होंगे कि जिसकी जमीन पर एक बार टावर लग जाए इससे जिंदगी भर तिनका तोड़ने की जरूरत भी नहीं रहती। मोहसिन बोला, जमीन तो हमारे पास है, इस बस्ती में भी है, कुछ कदरे फासले पर है, आपको चेक करा देते हैं। हमें बताएं कि इसके लिए हमने क्या करना है। मोतबर इन्हें जरूरी मालूमात फराहम कर रहा था कि इतने में दानिश गाड़ी लेकर आ गया। इसने मोतबर को अपने साथ बैठने का कहा। मोहसिन और लतीफ भी गाड़ी में बैठ गए, सब जमीनें देखने चले गए। मोतबर ने सफर के दौरान इन्हें बताया कि वो पहले जिस कंपनी में मुलाजमत करता रहा, अभी तक इसका कोई टावर इनके इलाके में नहीं है। बस्ती और इसके मुजाफात में 4 टावर्स लगवाए जा सकते हैं। इसके लिए बेहतर है कि सब दोस्त एक टावर के लिए अप्लाई करें, सबका फायदा भी होगा और शुरू में जमा कराई जाने वाली सिक्योरिटी फीस का बोझ भी ज्यादा नहीं होगा। मोहसिन के इस्तफसार पर मोतबर ने वजाहत की, दरअसल जब भी कोई आदमी अपनी जमीन पर किसी कंपनी का टावर लगवाने के लिए अप्लाई करता है तो इसे एक मखसूस फीस बतौर सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। अगर कभी किसी भी वजह से कंपनी और फर्द के दरमियान मुआहिदा खत्म हो तो ये फीस जमीन के मालिक को वापस कर दी जाती है। लतीफ ने पूछा, मोतबर भाई फीस कितनी है? मोतबर ने जवाब दिया, यूं तो पुरानी कंपनी की फीस 2 लाख रुपए और हमारी नई कंपनी की 1.5 लाख रुपए है, मगर मैं आपके लिए कम करा लूंगा, या आप मुझ पर छोड़ दें। आपका भाई ये भी ना कर सके तो इस सीट का क्या फायदा? आप 50,000 कम कर दें, कोशिश करें कि आज इन पैसों का इंतजाम हो जाए। मैं कल दफ्तर पहुंचते ही फाइल्स तैयार करके फीस जमा करा दूंगा। इस तरह प्रोसेस जल्दी मुकम्मल करा के टावर्स लगवाता हूँ। मुझे अपने भाइयों का पूरा एहसास है, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द आपको आमदन आना शुरू हो जाए। मोहसिन बोला, क्यों नहीं भाई, वापस घर पहुंचते ही पैसे और जरूरी कागजात आपके हवाले करते हैं। जब जमीनें देखकर वापस आए तो रात का अंधेरा फैलने लगा था। मोहसिन सबको अपने घर ले गया। बैठक पर ही मोतबर की रिहाइश का इंतजाम किया गया। सबने मिलकर वहीं खाना खाया। इसके बाद कागजात और 4 टावर्स की सिक्योरिटी फीस की रकम मोतबर को दी गई। इसे सबकी तारीफ करके इस मामले में इस कदर समझदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सबने मोतबर के खुलूस का जिक्र किया कि इसकी वजह से इन्हें भी सब कुछ इस जरूरत और मुस्तदी से करने की तहरीक मिली। गपशप के दौरान वक्त गुजरने का किसी को एहसास न हुआ। दानिश ने घड़ी पर नजर डाली तो महफिल पर बर्खास्त करने का कहकर जाने की इजाजत मांगी। लतीफ ने इसकी तायद की। यूं सुबह मिलने और मोतबर को अड्डे तक छोड़ने जाने का कहकर दानिश और लतीफ अपने घरों को चले गए। सुबह की अजानें हो रही थी जब लतीफ के मोबाइल की घंटी बजी। एहसन का नाम मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर लतीफ का माथा ठनका। दिल से बेसाख्ता दुआ निकली, अल्लाह खैर करे। एहसन ने इस वक्त क्यों याद किया? इसने मोबाइल कान के साथ लगाकर पूछा, एहसन भाई खैरियत? दूसरी तरफ से दर्द भरी आवाज आई, लतीफ भाई दानिश भाई की गाड़ी लेकर जल्दी हमारे घर पहुंचे। दानिश भाई को कहीं देर न लगाए, मोहसिन भाई जान की तबीयत सख्त खराब है। लतीफ ने वक्त जाया किए बगैर दानिश को कॉल की
اور اس کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے پہنچنے تک دانش گاڑی گلی میں لا چکا تھا۔ دونوں محسن کے گھر گئے تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ سب گھر والے چیخو پکار کر رہے تھے۔ محسن کو جیسے تیسے گاڑی میں بٹھا کر تینوں تیزی سے شہر کے بڑے ہسپتال لے گئے۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے چیک کیا اور ساتھ ابتدائی طبی امداد شروع کر دی۔ ٹیسٹ رپورٹس آنے پر پتہ چلا کہ محسن کو بے ہوش کرنے والی دوا سونگائی گئی ہے۔ دوا کم ہونے اور مریض کو جلدی ہسپتال پہنچانے کی وجہ سے محسن کی جان بچائی جا سکی۔ احسن نے دانش اور لطیف کو بتایا کہ جب وہ گھر چلے گئے تو محسن بھائی اور مہمان بیٹھک میں رہ گئے۔ رات کو احسن بھائی بجلی جانے پر چارجنگ والا پنکھا بیٹھک پر لے گیا کہ مہمان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ جب وہ گھر والی سائڈ سے بیٹھک میں داخل ہوا تو ٹارچ کی روشنی میں سے لگا کہ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ اس نے پنکھا رکھ کے چارپائیوں پر ٹارچ لگائی تو مہمان کی چارپائی خالی دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا شک گزرا۔ اس نے بھائی کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہا تو بھائی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ تب اس نے اپنے گھر والوں سے فوراً لطیف کو کال کی، پھر گھر میں دوڑ کر کہا۔ محسن کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے معتبر کا وزٹنگ کارڈ لے کر اس پر دیے گئے رابطہ نمبر پر کالز کی۔ تمام نمبر بند ملے۔ دانش اور لطیف کارڈ پر درج دفتر کے پتے پر گئے اور معتبر کے متعلق پوچھا۔ دفتر میں کوئی اس نام سے واقف نہیں تھا۔ مکمل مایوسی کے بعد دونوں صدمے سے نڈھال واپس محسن کے پاس ہسپتال آ گئے۔ محسن نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ان کے چہروں پر لکھی تحریر پڑھنے میں اسے لمحہ بھی نہ لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی آنکھوں پر عقیدت کی پٹی باندھ کر دن دہاڑے لوٹ لیا گیا تھا۔ انہوں نے خود کو لوٹنے میں لٹیرے کا پورا ساتھ دیا۔